नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ होंगे आपके और हमारे सबके फेवरेट डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मेट्रो टीवी का, आप लोगों का, स्पेशली शेफ नौरीन का जो अभी ज़बरदस्त किस्म का मुझे सूप पिलाया। जी बिल्कुल। और ऐसा मैंने हॉट एंड सॉस वाइट कलर का सूप मैंने नहीं पिया। दादी नानी का जिंजर सूप जो है वो शेफ नौरीन ने बताया था, और शेफ नौरीन को हम अलविदा कर चुके थे, लेकिन हमने सोचा और डॉक्टर इब्राहिम साहब ने भी कहा कि उनका होना इस टॉपिक में ज़रूरी है, तो हमने उनसे कहा कि यार प्लीज़ अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम और निकाल लें। तो थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। अच्छा, आप कैसी हैं? इसका एक जी। अच्छा जी वो हो गया जी। मेन नौरीन को बिठाने का जो मफहूम है ये है कि कैंसर आजकल जिस तरह फैल रहा है उसकी जो मेन वजह जहाँ से शुरू होती है ना, वो है न्यूट्रिशन जी ग़िज़ा बिल्कुल और माहौलियात। तो मेन न्यूट्रिशन वाले भी साथ में जब बैठते हैं ना, तो आपको बड़ा इजी रहता है कि आप जब लोगों को बता रहे होते हैं कि आपको बचना कैसे है। ऑफ कोर्स कई दफ़ा आप नहीं बच सकते, बट स्टिल कुछ बचने की चीज़ें हैं जो आप न्यूट्रिशन को प्रॉपर करके भी आप बहुत दूसरी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आज हमारा मौजू जो है वो कैंसर से रिलेटेड है। कैंसर आप अगर दुनिया में रेशो देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कैंसर है क्या? बेसिकली कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो मल्टीप्लाई होती है। एक अगर छोटी बीमारी लें, नज़ला, खांसी, या एग्जाम्पल हाल में जो कोविड गुजरा है, या बहुत सारी दूसरी बीमारियां होती हैं, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या किडनी के इश्यूज हो गए, जो कई दफ़ा सॉल्व हो सकते हैं, सेटल्ड भी होते हैं और सॉल्व हो जाते हैं। कैंसर ऐसा मर्ज़ है जिसमें अगर कुछ दिन, कुछ महीने गुजर गए और डायग्नोज नहीं हुआ तो वो आगे निकल जाता है। जी है क्या चीज़? बेसिकली कैंसर एक वर्ड को छोड़ के एक सी को और उठाते हैं, उसमें है सेल। सेल एक हमारा बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से हमारी बॉडी बनती है। उस सेल्स का काम ये होता है कि हमारी बॉडी को जनरेट करना, हमारी बॉडी के अंदर मास मटेरियल बनाना, ऑर्गन्स को डेवलप रखना, ऑर्गन्स को हेल्दी रखना, ऑक्सीजनेशन देना, हमारी सेहत को बेहतर रखना, इम्यूनिटी पावर देना, बीमारियों से बचाना, ये सारा काम है हमारे सेल्स का। कुछ सेल्स नए बन रहे होते हैं, कुछ सेल्स टूट रहे होते हैं, कुछ सेल्स ज़ाया हो जाते हैं, मर जाते हैं, कुछ सेल्स कमज़ोर होते हैं, उनको अच्छे वाले सेल्स मार देते हैं, जिसको कहते हैं प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो हमारी बॉडी के क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा रहे होते हैं। अब प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स के बारे में भी आपको यही कैंसर के से साथ रिलेट करूँगा आगे। तो हमारी बॉडी उस रेंज पे, जो सेल के रेंज पे, पूरी बॉडी उस पर बनती है। ठीक है, आप समझे, पूरा एक हॉल बना हुआ है। सेकंड, कैंसर आता कैसे? कैंसर में ये है कि एक सेल कोई डैमेज्ड हो गया, या मेटास्टासाइज हो गया, या उसकी म्यूटेशन हो गई, जेनेटिकली हो गई, या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन बन गई जिसमें सेल जो है वो ख़राब हो गया। सडनली वो सेल जो है वो डीजेनरेट होके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। पहले तो ज़ाया हुआ जी, शेप डिफरेंट की, शेप डिफरेंट करने के बाद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। अच्छा। अब उस मल्टीप्लिकेशन में कुछ दफ़ा तो हम डायग्नोस कर लेते हैं और कुछ दफ़ा डायग्नोस नहीं कर सकते। कई दफ़ा उस डायग्नोसिस में ये होता है कि फर्ज करें कि वो सेल लंग्स में बना, तो आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। अपने अर्ली स्टेज में उसको गफलत किए बगैर, निगलेक्ट ना करें और प्रॉपर तरीके से उसको चेकअप करा लें, बाहोशियार डॉक्टर के पास जाके, जो उस चीज़ में माहिर हो कि उसको कोई चीज़ पकड़ सकता हो। जी, जैसे कि आपने कहा कि रेशियोज बढ़े जा रहे हैं, तो इसी तरह रेशियोज के हिसाब से आपके दिमाग में होना चाहिए। हर चीज़ में ये नहीं कि आप उसी को लेके बैठ जाएं, बट स्टिल आपको ये सोचना है कि यार मेरे पास कोई अबनॉर्मल सेल्स तो अंदर डीजेनरेट नहीं हो गए। तो डीजेनरेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह अगर फर्ज करें कि हम स्टार्ट करते हैं दो कैंसर से, एक है ट्यूमर्स होते हैं और एक है ब्लड कैंसर्स होते हैं। ठीक है, ट्यूमर्स को पहले डिस्कस करते हैं। तो ट्यूमर्स में ये होता है कि कहीं भी कोई ट्यूमर डेवलप्ड हो गया, एग्जांपल के आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर डेवलप्ड हो गया। अब उसके 4 पार्ट्स हैं।
टेम्पोरल रीजन, फ्रंटल रीजन, सेरेब्रल रीजन, कहीं भी एक पार्ट आ गया तो उसकी जो भी चीज़ें हो रही होंगी वो उसमें बढ़ता रहेगा, और जो वो काम कर रहे होंगे आपके वो काम माइनस हो रहे होंगे। स्पेशली अगर ब्रेन का ट्यूमर है तो दो चीज़ें बड़ी ज़ाया होती हैं और नुकसान उसमें सबसे ज़्यादा होता है। उसमें पहला नुकसान होता है हमारी मेमोरी लॉस होती है। अच्छा, आपको थोड़ी सी याददाश्त आपकी कमज़ोर होना शुरू होती है। हर कमज़ोर याददाश्त पे आपको कैंसर पे नहीं जाना, बट जी। स्टिल आपको उसको देखना ज़रूरी है कि किस तरफ जा रहे हैं, सडनली क्या चेंजेस आई हैं आप में, क्योंकि एक फैक्टर ज़रूरी नहीं आएगा, दूसरा फैक्टर भी साथ में आएगा। बिल्कुल। फिर आपके सर में दर्द अचानक शुरू होगा, वर्टाइगो शुरू होगा, चक्कर आना शुरू होंगे, ब्लैक शेड्स आना शुरू होंगे। कई दफ़ा हमारे पेशाब और जो इंसानी फुजला है उसमें अनकंट्रोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। Okay. लेकिन वो बहुत बात की स्टेज है। अच्छा। लेकिन स्टिल उसमें भी इनकंटिन्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ड्रिपलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा कंट्रोल हमारा यहाँ से है। ब्रेन से। चलते चलते आप गिरना शुरू हो गए, आपको कई दफ़ा उठ रहे हैं और आपको टाइम भूल गए, या आपको आज की अभी बात कर रहे हैं और कल की बात भूल गए, तो ये आपको ब्रेन में देख रहा है कि यार ये कोई चेंजेस आई हैं, तो क्यों चेंजेस आ रही हैं। जी। प्लस साथ में सीवियर किस्म का पेन। इसी तरह आँख की बिनाई आहिस्ता आहिस्ता जाती रहे, सडनली आपको लगे कि यार सडनली मेरी आंखों में से बिनाई जा रही है, या सुनने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या सुनने में शोर आ रहा है, तो आपको यहाँ का कैंसर ज़रूर देखना होता है। या दूसरी भी देखिए, हर चीज़ का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब आपको फर्स्ट लाइन में ऊपर नहीं ले जाना, बट स्टिल द कैंसर डेज आ रहे हैं तो हम कैंसर की बात करें, इसलिए हम बिल्कुल। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें, जी। बट स्टिल दूसरी चीज़ें पहले सोचनी है, पहले छोटी चीज़ें सोचनी है, फिर बड़ी चीज़ों पे जाते हैं। ये बार बार हम मेडिकली टर्म में यूज़ करते हैं कि पहले नीचे वाला लेवल को ना सोच लें। हर फीवर का मतलब कैंसर नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकेंडली अगर आते हैं आप, जॉ का कैंसर होता है, आपने देखा है जॉ में लोग गुटके खाते हैं, पान खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा गुटके खाते हैं उसके माउथ का कैंसर हो जाता है। यहाँ से चीक से शुरू होता है और अंदर से फैलते हुए पूरा फैल जाता है, तो एक ये स्किन कैंसर में शुमार होता है। कई दफ़ा कुछ जल्द में आप बहुत सारे रेडिएशंस लेते हैं, कई दफ़ा ये बहुत सारे अब लेज़र्स आ गए हैं, बहुत सारे हमारे पास रेडिएशंस हैं, उसकी वजह से भी स्किन में जो कैंसर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। जी। और इसकी भी मेन वजह यही है सर, ये कि जो माउथ का आपने बताया ना कि मुंह का जो कैंसर हो जाता है, ये गुटके वगैरह और पान चालियाँ, इससे मैंने तो बहुत डेथ्स का रेशियो जो है वो बहुत बड़ा, लोगों ने नॉर्मल जो है जैसे समझा कि छाला हो गया, उसको जो है निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, और नॉर्मल डॉक्टर को दिखाते रहे, और वो बढ़ते जब वो सिवियर हो गया, जब जाके उन्हें पता चला कि भाई ये हो गया, और फिर वो 4th स्टेज थी, जी बिल्कुल, तो फिर वो खत्म हो गई बिल्कुल। जिंदगी। आपको अगर छोटा छाला भी हो रहा है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कराएं। अगर वो ठीक नहीं हो रहा किसी भी ऑइंटमेंट से, आपको लगे कि ऑप्थोसल्सस कहते हैं उसको, अगर उस पर छोटा सा छाला था और वो ठीक नहीं हुआ और वो बढ़ रहा है, यानी वो ज़्यादा बढ़े जा रहा है, और एक ही परसिस्टेंट जगह पे, अगर 4, 5, 6 जगहों पे, तो आप हो सकता है कि वो वायरस हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर कोई गैस या एसिड की वजह से भी ऑप्थोसल्सस हो रहे होते हैं। लेकिन एक मेन पर्टिकुलर वजह हो, जगह हो, और उस जगह पे ही परसिस्टेंट एक ऑप्थोसल्सस हो, बढ़ रहा हो, और वो आपको पेन कराना शुरू कर दे बहुत हाई लेवल पे, उसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें एरर आ गया है, या वो सेल्स जो है डिजेनरेट हो रहे हैं, और वो सेल्स जो है वो मेटासाइज कहीं ना कहीं हो रहे हैं। जी। माउथ का कैंसर क्यों जल्दी फैलता है? क्योंकि वो एक स्लाइवा लेके पूरी बॉडी में जाता है, तो आपके पूरी बॉडी में जो है आपके थूक के जरिए आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें चला जाएगा, उसके साथ पेट में चला जाएगा, फिर बाउल में चला जाएगा, लिवर में जा सकता है, पैंक्रियास में जा सकता है, कहीं भी वो कैंसर, मतलब बॉडी के मेटासाइज हो किसी सकता भी है। एरिया को जो है वो कैंसर हिट कर वो, सकता है। वो बिल्कुल वो थूक के जरिए कहीं भी जा सकता है, हाँ, सर के बाल से लेके नाखून के जो है वो कहीं भी जा सकता है। अच्छा, अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या होती हैं, कैंसर की वजूहात क्या होती हैं? देखिए, पहले तो हमने ये देख लिया कि कैंसर की वजूहात क्या हैं। दूसरा, बहुत मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ कैंसर्स हैं। अब कई दफ़ा कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, अब इनकी तो मेन वजह जो हमने देखी है वो ये है, जो रिसर्च भी है, WHO भी कहता है, यूनिसेफ भी कहता है कि माँ का दूध जो बच्चे नहीं पिलाती है
उनमें आगे जाके गुठलियां बन जाती हैं, क्योंकि माँ का दूध तो चल ही रहा होता है 2 साल तक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माँ जब दूध नहीं पिला रही होती है या उनकी शरानें ब्लॉक होती हैं, तो होता ये है कि प्रॉपर तरीके से फीड जो है वो नहीं पिलाती हैं, या फीड नहीं पिलाना चाहती हैं, फीड नहीं पिलाती हैं, तो एक तो अनहेल्दी इन्वायरमेंट अंदर डेवलप्ड हो जाता है, वो रिवर्स बैक होता है, और दूध जो है आगे जाके जो इतना ब्लॉकेज किया हुआ होता है उससे वो वही डीजेनरेशन ऑफ सेल्स जो हैं वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। लेकिन वो भी बात है कि अगर वहाँ पे पेन आना शुरू हो जाए, वहाँ पे गुठलियाँ आ जाए, या यहाँ पे गुठलियाँ आना शुरू हो जाए औरतों के, तो आपको फौरन उसको एक डॉक्टर को जरूर दिखाना है। औरतों के और कुछ मर्द के कुछ डिफरेंट किस्म के जो हैं कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ ज़्यादा सेल्स जो हैं वो मर्दों में होते हैं, औरतों में थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। लेकिन मर्दों में सबसे ज़्यादा कैंसर जो होता है प्रोस्टेट का कैंसर होता है। ओके। औरतों में सबसे ज़्यादा कैंसर जो है ब्रेस्ट का होता है, लेकिन दोनों बहुत अच्छे ट्रीटेबल हैं, दोनों कीमोथेरेपी से और रेडिएशन से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन स्टिल क्यों होता है, उसकी मेन वजह जो है वो आपके इस वक्त के माहौलियात हैं। माहौल में कितना आप पोल्यूशन ले रहे हैं, कितना आप जंक ले रहे हैं, कितना आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका सेल जो है डीजेनरेट हो रहा है। जी। मेन चीज़ आपके प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर अगर इम्यूनिटी कम हो गई है, इम्यूनिटी मतलब आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फौज हैं जो आपकी दीवार बन के खड़े हुए होते हैं, और अभी हम क्या करते हैं कि जब फौज जो है वो फौज वीक हो जाती है, अब उसमें डिवाइड एंड रूल हो जाता है कि अलग अलग हो जाता है जी। अगर जब हम प्रॉपर तरीके से उसको इम्यूनिटी बिल्डअप करेंगे प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स से, तो वो बेहतर तरीके से उसको सपोर्ट कर सकेंगे। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आजकल जो है जंक फूड का भी जो है बड़ा रुझान है, लोग बाहर जो है तफरी के तौर पे और बड़े मजे मजे से बाहर के खाने खा रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या ये भी एक अहम वजह है कैंसर होने की? जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल, आपकी वजह बिल्कुल दुरुस्त है कि जितना आप बाहर की ग़िज़ा खाते हैं या नॉन न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स खाते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स सबसे इम्पोर्टेंट, जितने मसाले के डब्बे होते हैं वो सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। एक ज़माने में कैंसर क्यों कम था, और आज कैंसर का रेशो आपने अभी बताया मुझे कितना जी, 1 लाख लोगों में से पूरी दुनिया में 440 का रेशो हो गया, मतलब इट्स ह्यूज नंबर्स। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी वजह, मेन वजह आप अगर रिसर्च देखें, पीछे की तरफ जाएं, मैंने एक तो आपको बता दिया ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, दूध ना पिलाने वाली माओ को सबसे ज़्यादा होता है। तो आज से ये तो तैयार करना चाहिए कि ब्रेस्ट फीड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माँ का दूध ही सबसे इंपॉर्टेंट है, अमीन है, बेहतरीन है, और आपकी सेहत को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो रख सकता है, और ब्रेस्ट कैंसर जैसी मोहल्लक बीमारी से बचा सकता है। बिल्कुल। सेकंड आ जाए फूड पे, अब सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ें हैं चिकन। अब इसके बारे में इसके बारे में हमारी शेफ़ नौरीन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है कि हम क्या ग़िज़ा खाएं तो हम नहीं बच सकते, और क्या ग़िज़ा खाएंगे तो हमें कैंसर जैसे मोहल्लक मर्ज हो सकता है। जी शेफ नौरीन। देखिए बेस्ट क्या है, सबसे पहले तो अपने किचन में से होम अप्लायंस जो माइक्रोवेव है इसको आउट कर दें। ओके। इसमें जो रेजेस होती है ना, दैट इज रियली इंजूरियस टू हेल्थ। ओके। और बाकी में डाइट पे आती है तो वेजिटेरियन डाइट मेक द लोअर, कहते हैं ना कि कैंसर को बिल्कुल बचा देती है। वेजिटेरियन डाइट जो होती है उसमें मतलब आपने लीन प्रोटीन्स ले लिए, होल ग्रेन्स ले लिए, मतलब ये सारी चीजें, और जितने भी जंक फूड है इनको तो खुदा का वास्ता बिल्कुल आउट कर दे अपनी लाइफ में, बिकॉज दिस इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये सारी प्रिजर्वेटिव्स अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, ये सारी चीजें आपका इट्स वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। ये हेल्दी थोड़ी है, हम बाहर जाते हैं ये खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, जो भी है, लेकिन इट्स नॉट हेल्दी। हेल्दी फूड तो फिर आप यही घर का खाना जी, और वेजिटेबल डाइट तो बेस्ट है फॉर कैंसर। जी, क्योंकि चिकन का भी देखें ना, चिकन को भी जो है वो स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, तो वो भी एक हार्मफुल है। वैसे ही हार्मफुल है वो तो आम बंदे के लिए, लेकिन जो कैंसर पेशेंट है उसके लिए फिर आपने बताया कि वेजिटेरियन डाइट जो है, होल ग्रेन्स हो गया, लीन प्रोटीन्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीजें। और सबसे जो बेस्ट जो वेजिटेबल्स है ना वो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि देखिए रूट्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। अगर आप देखें तो रूट्स में अगर ऑक्सीजन जिसमें होगी वो आपकी बॉडी के अंदर जाके कितना बेहतरीन काम करेगा, स्पेशली जैसे कैरेट्स हैं, पोटैटोज हैं, दूसरे जो मीठे पोटैटोज हैं, जी, ब्रोकली है, ये सब जमीन के अंदर पलते हैं। जितने जमीन के अंदर पलने वाले वेजिटेबल्स होते हैं
वो आपके बॉडी के अंदर डीजेनरेशन सेल को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें हाई ऑक्सीजन होता है, उसमें हाई कैलोरीज ऑफ प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स होते हैं। अच्छा। दूसरा प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स मिलता है दही में, जो हमारे लोगों ने सबसे कम यूज करना शुरू किया जी। अब लोगों का एक शेफ नौरीन इस बारे में बताएंगी कि शेफ नौरीन, ये जो हमारी जो घर की बनी हुई जो मट्टी की दही होती है और जो प्रिजर्वेटिव वाली जो दही होती है, उसमें क्या फर्क है? उफ, बहुत फर्क है। घर की मट्टी के प्याले में आप जब जमाते हैं वो तो यार फुल ऑफ आपका हेल्दी है, और आप बाकी बाहर के जो सब प्रिजर्वेटिव्स हैं वो तो अनहेल्दी, टोटली अनहेल्दी। घर में दही जमाएं, और लो फैट, और जो ये कैंसेरियंस होते हैं इनके लिए लो फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। अच्छा। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो मतलब घर में दही जमाना जो है वो बेहतर है। जो बाहर की भी जो खुली वाली दही होती है वो भी ले सकते हैं, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है इंस्टेड ऑफ डब्बे वाला। उसकी भी देखें कुछ एक्सपायरी है। लोगों का एक वहम है कि हम बच्चे को देंगे या किसी को भी देंगे इससे नजला खांसी बढ़ जाता है। ऐसा कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं है। दुनिया में व्हाइट का और ग्रीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। व्हाइट इज अपना एक तो केला और प्लस योगर्ट, और सेकेंडली जो है हमारा वेजिटेबल्स। ठीक है। अब लोग हमारे यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा निजाम चलता है। हमारे यहाँ कहते हैं गोश्त खोर है, गोश्त खाएं, सबसे ज्यादा गोश्त खाएं। तो गोश्त खाने से जो नुकसानात हैं वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्पेशली जो हमारी जो भैंस का गोश्त जो लोग खा रहे होते हैं, गाय का और भैंस का, उसमें सबसे ज्यादा जो हाई किस्म का जो फैट प्रोटीन होता है वो सबसे डेंजरस होता है, बहुत ज्यादा। और वो हमारे डीजेनरेशन करता है। ये सेल्स को जो खराब करता है वो हमारा गोश्त ज्यादातर, उसमें आपके यूरिक एसिड बढ़ता है, कैंसरिंग सेल सबसे ज़्यादा होते हैं, उसी के अंदर वॉर्म्स भी होते हैं, उसी के अंदर ही बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, उसी में ही आपको पता है कि टीबी के असरात भी होते हैं जी। तो ऐसी बहुत सारे असरात होते हैं जिसमें ये जो रेड मीट होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कीमोथेरेपी है, बहुत से लोग समझते हैं कि कीमोथेरेपी जो है वो आपकी ज़िंदगी को कम करती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इससे कीमोथेरेपी से पहले कुछ ऊपर जाते हैं कि कीमोथेरेपी कहाँ काम करती है और रेडिएशंस कहाँ काम करते हैं। इसकी दो वजह हैं, दो चीज़ें हैं, दो ट्रीटमेंट्स हैं कैंसर के। तो पहले तो हम देखते हैं कि कहाँ का कैंसर है पहले तो, ठीक है, वहाँ कीमोथेरेपी ज़्यादा काम करेगी या रेडिएशन काम करेगा। रेडिएशन ज़्यादातर काम करता है हमारे ट्यूमर सेल्स पे, ट्यूमर पे जो होता है, उसमें गामा नाइफ है, रेडिएशंस हैं, जो उसमें हम ट्यूमर के साइज को छोटा करते हैं। अब देखें, ये आपका नसीब है और आपके उस पर है कि आप कितना अर्ली इसको डायग्नोस करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज तो आप इसको डायग्नोस भी अगर कर लेते हैं जल्दी तो उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी है। मुश्किल होता है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर कोई भी किस्म का आपको एबनॉर्मल चीज नजर आई, फर्ज करें पेट दुखना शुरू हुआ, अगर पेट का कोई कैंसर है या ट्यूमर है और पेट में कुछ बदहजमी शुरू हो गई, तो आपको लगे कि पेट ज़्यादा फूल रहा है, ब्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है, फ्लैटुलेंस ज़्यादा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है या कहीं ब्लड आना शुरू हो गया, तो आपको उसको एबनॉर्मलिटी, थोड़ी सी एबनॉर्मल सोचना है कि यार क्या हो सकता है। अब जैसे अगर पीरियड्स, अगर किसी के एबनॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं या उन औरतों का जो का हमला ख़त्म हो गया, पीरियड्स ख़त्म हो गए और उसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग सडनली शुरू हुई, सडनली जो है आपने उसकी उसी वक्त MRI और करा लिया, तो आपको और उस पार्ट को निकाल दिया, तो आप उसको मेटासाइज नहीं करेंगे। तो ये 1-2 स्टेज में आप पकड़ सकते हैं इसको, वरना सडनली जो है मेटासाइज हो जाता है। मेटासाइज का मतलब मल्टीप्लाई होकर कहीं भी बॉडी में घुस सकता है, क्योंकि जो सेल हैं वो एक रूट्स है, रूट्स की तरह है, पूरी हमारे यहाँ जल्द फैली हुई है। अब एक सेल खराब होगा तो पूरे सेल को मल्टीप्लाई करके सारा सेल खराब कर देगी जी। अब वो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में होगा, एक जगह पड़ा हुआ होगा, तो उसको हमने उसी वक्त इसको अगर ट्रीट कर लिया या उस पार्ट को निकाल दिया, और एक ट्यूमर है छोटा सा, अगर उसकी सर्जरी करके निकाल देंगे तो फौरन वो ट्रीटमेंट हो जाएगी। और उसकी कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे अगर अपने सिटी स्कैन MRI करा लिए तो हमें पता चल जाएगा कि ये आगे मेटासाइज नहीं हुआ। इसी तरह कई दफ़ा ये कैंसर बोन में चले जाते हैं, तो बोन की जो हड्डियाँ हैं वो बुरबुरी हो जाती हैं, टूटना फूटना शुरू हो जाती हैं। कई दफ़ा बहुत रिपीटेडली जो है आपको फ्रैक्चर शुरू हो जाते हैं, या कहीं सीवियर पेन होता है। कैंसर मीन सीवियर पेन। तो जो सीवियर पेन होता है, इसमें स्पेशली बच्चों को एक चीज़ हम हमेशा देखते हैं, ल्यूकीमिया वाले बच्चों को, उसमें हम 3-4 चीज़ें पूछते हैं। एक तो हम पूछते हैं हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, फिर हम पूछते हैं कि बोन पेन तो नहीं है। अगर बोन पेन हो रहा है
कहीं लिम्फ नोड्स ग्रो हो गए हैं, कहीं यानी हमारी जो बॉडी के प्रोटेक्टिव निज़ाम जो है वो कहीं ग्रो होना शुरू हो गए, सर्वाइकल पे या मैक्सिल पे या हमारे इंग्वाइनल रीजन पे या पेट के अंदर पेन उस लिम्फ नोड्स की वजह से हो रहा है, तो आपको उसको सर्च आउट करना है कि किस तरह का लिम्फ नोड है। अब उसी लिम्फ नोड को लेके चलना है। इसके बाद आपको देखना वेट लॉस तो नहीं हो रहा, स्पेशली वेट लॉस, फीवर और बोन पेन आपको उसी वक्त पकड़ना है, कहीं ना कहीं वो कैंसर की निशानी बना रहा है। अच्छा, तो आपको हिस्ट्री, वही डॉक्टर के पास टाइम होना चाहिए और हिस्ट्री लेने के काबिल होना चाहिए कि इतना परफेक्ट डॉक्टर होना चाहिए कि वो हिस्ट्री पकड़ ले। कई दफ़ा हमारी क्लिनिक में आ रहे होते हैं, हमारे पास सवालात होते हैं, हम उस सवालात पे ही जज कर रहे होते हैं कि कहाँ चीज़ हो रही है। फीवर है कितने महीनों से, वेट लॉस है कितने महीनों से, वेट लॉस की पूरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी है, फीवर की वेट लॉस बनानी है। वहीं आ गया बोन पेन, आपको एक सवाल करना है बोन पेन है या नहीं है, कहीं और जगह पे पेन तो नहीं है। जब ये चीज़ें आना शुरू हुआ, आप उसी वक्त कुछ टेस्ट कराने होते हैं, वहीं आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये सब अर्ली स्टेज की कहानी है और बेस्ट डॉक्टर की कहानी है जी। बेस्ट डॉक्टर्स अर्ली स्टेज, आपकी ट्रीटमेंट वहीं अगर रेफर करेगा शुरू हो जाएगी, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। स्पेशली बच्चों के लिए ल्यूकीमियाज जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद ये होते हैं कि बच्चा अगर 10 साल से छोटा है और किसी कोई डायग्नोसिस हुई है तो उसको बचाना बहुत आसान है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। सेकेंडली कीमोथेरेपीज और रेडिएशन। कीमोथेरेपी में आपके कुछ ड्रिप्स होती हैं, कुछ दवाएं होती हैं जो आप दवाएं दे के उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं, चीज़ों को बेहतर कर रहे होते हैं। रेडिएशन में हम रेडिएट कर रहे होते हैं रेस से, कि उस रेस से हम उस चीज़ को या तो तोड़ रहे होते हैं या उस चीज़ को छोटा कर रहे होते हैं। जैसे मुख्तलिफ किस्म के दूसरे ट्यूमर्स हैं, जैसे सर का ट्यूमर है वो बहुत हार्ड होता है जी, या कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमास जो होते हैं वो बहुत हार्ड और सॉफ्ट की कहानी होती है। तो आपको ये देखना होता है किस तरह का रेडिएशन लगाना है, उसको तोड़ना है या छोटा करना है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस डॉक्टर के पास आपको उसी वक्त जाना है। अगर आपका फिजिशियन बहुत अच्छा है, इसके बाद आपका स्पेशलिस्ट बहुत अच्छा है, इसके बाद आपको देखना है कि आपका जो फिजिशियन के साथ जो कंसल्टेंट ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट है वो कितना अच्छा है और कितनी जल्दी आपका जो चीज़ पकड़ के आपको ट्रीट कर सकता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, कीमोथेरेपी जब हो रही होती है या रेडिएशन थेरेपी जब हो रही होती है तो वो जो होते हैं कैंसर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तकलीफ का शिकार होते हैं, कुछ खाया पिया नहीं जाता, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उनकी जो खुराक है वो उस वक्त किस ग़िज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, उसका ग़िज़ा के बारे में तो शेफ नौरीन जो है उसके बारे में बहुत चीज़ प्रोफेशनल माशाल्लाह है, तो वो आपको बहुत बेहतर तरीके से बता सकती है। बिल्कुल जी शेफ नौरीन, तो ये सवाल आपके ऊपर जाता है। तो जी, ये जो कैंसर जो कीमोथेरेपी जिनकी हो रही है ओट मील, ठीक है, न्यूमरस न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना फॉर कीमो जो जिनकी भी कीमोथेरेपीज हो रही होती है उनके लिए एवोकाडो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, नट्स और आपका ब्रोकली और आपका ब्रॉथ जो चिकन का ब्रॉथ होता है, मतलब ये इसी तरह के हल्का फुल्का खा सकते हैं ना। और जो पाइन नट्स होते हैं हल्के, मतलब नट्स इनको चाहिए होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें इनकी यही ग़िज़ा होती है और इनको हम क्या देंगे? अच्छा, तो इनसे हाँ लाइट जो है वो लाइट इस्तेमाल। नौरीन, मैंने कई दफ़ा कुछ पेशेंट्स का ऐसा देखा है जो इनकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, जैसे इसोफेगस में अगर ट्यूमर आ गया है और वो ट्यूमर या तो इसोफेगस में या फिर हमारे ट्रैकिक रीजन में है, जहाँ से इसोफेगस को दबा रहा होता है या इसोफेगस को दबा रहा होता है, जहाँ से हमारी खाने की नाली जा रही होती है, उसमें से जब अगर वो ग़िज़ा नहीं जाए तो फिर हम क्या करें? यानी हम किस तरह का फूड इस्तेमाल कर सकते हैं? लिक्विड्स ही जाएगा, लिक्विड्स, ऑल लिक्विड्स में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कितना न्यूट्रिशन इसमें ऐड करना है, कितनी कैलोरीज ऐड करनी है, कि आपका जो पेशेंट है वो उस तरह का न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिएंट ना हो जाए, यानी उसकी न्यूट्रिशन कम ना हो जाए, साथ में उसके सारे न्यूट्रिशन ऐड करने हैं आपको बिल्कुल उसी प्रोसेस में। जी, तो अच्छा, जो मतलब ग्राइंड करके जो है ब्लेंड करके भी जो सब्जियां उसको स्मूदीज भी दे सकते हैं, स्मूदीज बहुत अच्छी होती है, स्मूदीज यस। तो उसके लिए आप मतलब कहते हैं ना कि अगर उनकी जो आपने बताया कि नाली जो ब्लॉक हो जाती है तो वो तो टेस्ट वगैरह तो कुछ रहता नहीं है, बस सिर्फ उनको हेल्दी जो है आपको हेल्दी डाइट देनी है, हेल्दी न्यूट्रिशन देना है, ठीक है।
चीज़ें कई दफ़ा तो सेटल भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैंने नहीं देखा कि वो रिवर्स बैक होती हैं। अच्छा। तो वो बिल्कुल ही आपके हाई इंटेंसिटी ऑफ ट्यूमर्स होते हैं, जो हार्ड ट्यूमर्स होते हैं, जो कई दफ़ा रेडिएशन से भी ठीक नहीं हो रहे होते हैं। अच्छा। उसमें तो कई दफ़ा दूसरे ऑल्टरनेटिव रास्ते होते हैं कि जब तक इंसान जिंदा है, जब तक आप इसके जो है पेट के अंदर नाली डाल के उसके अंदर ग़िज़ा डालें, तो वो एक अलग प्रोसेस है, बहुत जी, लंबा जी, चौड़ा जी, प्रोसेस जी। है। और यही चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी के पूरी निज़ाम को जो है ना ख़राब कर रही होती हैं, पूरी बॉडी में चली जाती हैं। तो ये पूरी बॉडी में जाती हैं तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो तो जाता है। सेफ्टी जो शेफ नौरीन ने एक तो बताया, ग़िज़ा, माइक्रोवेव का इस्तेमाल कम कर दें, पैक फूड्स का इस्तेमाल कम कर दें। जी। पैक फूड सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसमें प्रिजर्वेटिव तले हुए होते हैं। अल्लाह इसमें अकबर। इतने प्रिजर्वेटिव होते हैं और आपको नहीं पता कि किस तरह वो किस फार्म से ग्रो किए हुए हैं। वो जो अगर मसाले हैं वो किस डिग्री ऑफ उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलाई जाती हैं जिससे वो ग्रो जल्दी जल्दी करते हैं, तो वो आपके बॉडी को, जैसे नॉन ऑर्गेनिक है ना ऑर्गेनिक है, वो नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप तो घर में भी उगा सकते हैं। बिल्कुल। और जो नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है बहुत जल्दी जल्दी जो फार्म पे ग्रो हो रहे होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा नुकसान आते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे मौलिक कैंसर कौन सा होता है? मौलिक कैंसर कोई भी नहीं होता। अगर ल्यूकीमिया भी है या ट्यूमर भी है, दोनों में कोई भी अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में अगर पकड़ ले और इसके सिम्टम्स जिस तरह हमने बताया और इतनी डिटेल में डिस्कस की है, ठीक अगर है। वो डिस्कशन में अगर किसी को अभी कोई सिम्टम आ भी रहे हैं और उन्होंने फर्स्ट सेकंड स्टेज में पकड़ लिया, तो वो अगर थर्ड स्टेज में नहीं पहुंचे हैं तो उसको बचाना बहुत इजी भी है। उनकी ट्रीटमेंट्स भी हैं और ट्रीटमेंट्स थोड़ी सी लेंदी हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट यू कैन सेव द लाइफ। बिल्कुल जी, यू कैन सेव द लाइफ। और बिल्कुल आप, जब मैं देखती हूँ कि आप कितना जो है वो खर्च हो जाते हैं हॉस्पिटल्स में पैसे वगैरह, लेकिन अपनी ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। आप अगर सोना रख रहे हैं अपने घर में और सोच रहे हैं कि इसको जो हम रख लेंगे तो उसके ऊपर भी ज़कात होती है, तो आप ऐसे तो ना रखें। अपनी जान के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो ख्याल किया करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फ़ौरन से अगर आपको लगे कुछ ना कुछ एबनॉर्मल है बॉडी के अंदर, कहीं पेन है, कुछ डिफरेंट आपको फील हो, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन उसके लिए भी एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब, कैंसर क्या मौरूसी बीमारी हो सकती है? इंडीड इसमें कुछ अभी भी अननोन रीजंस हैं कि जेनेटिकली ये म्यूटेट करती है नहीं करती है। ठीक जैसे है। थायराइड है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीजेज हैं। कुछ दफ़ा ऐसी चीज़ों के साथ साथ कैंसर जैसी चीज़ें भी जो है म्यूटेट करती हैं। ठीक है। बट स्टिल इट्स एन अननोन रीज़न के कहाँ करती हैं। किसी को अगर माँ को अगर ब्रेस्ट कैंसर था तो बेटे को अगर है तो हो सकता है पेट का कैंसर हो जाए, प्रोस्टेट का हो जाए, लिवर का हो जाए, किडनी का हो जाए, बेटी को कहीं और का हो जाए। तो एक डिफरेंट इश्यूज हैं। इस पर अभी भी वो है कि अननोन रीज़न पे जेनेटिकली म्यूटेशंस होती हैं। अच्छा, कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है? कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। 6 महीने के बच्चे से लेके 90 साल के आदमी तक जब तक है, किसी वक्त किसी को भी किसी वक्त भी कैंसर हो सकता है। डिफरेंट किस्म के डिफरेंट जगहों के कैंसर्स डिफरेंट लोगों को अपीयरेंस पे होते हैं। डिफरेंट मुल्क के डिफरेंट कैंसर्स भी। ठीक है। अच्छा, कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं डॉक्टर साहब? कैंसर की 4 स्टेजेस है, जैसे हमने डिस्कस किया, 1, 2, फिर 3 और 4। अच्छा। 1 और 2 तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, उसके जी। हम बचा भी सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट भी हैं। 3 और 4 के एज सच कोई बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स नहीं है कि हम इसको बचा सकें, क्योंकि 3-4 में सारी चीज़ मेटासाइज हो जाती है। मेटासाइज का मतलब पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है। अच्छा। हमारी खून के जरिए या हमारी वेन्स के जरिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को डायग्नोज हो गया, अल्लाह ना करे कि उसको कैंसर है, तो सबसे पहला उसका स्टेप क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन कि इसके स्टेजेस कौन से स्टेज ठीक में है। पकड़ा दिया। पहले तो उसको MRI कराना है। अगर ब्लड का है तो ब्लड सेल्स देख रहे हैं। बोन मैरो का टेस्ट करना है, उसमें ठीक बोन है। मैरो का टेस्ट होता है, उसमें ये MRI होता है। दोनों के डिफरेंशिएट देख रहे हैं कि कौन से स्टेज पे जा रहा है ये। अगर ब्लास्ट सेल्स आ रहे हैं, कौन से स्टेज पे आ गए हैं, इस पे आपके CBC में देखना है कि आपके जो WBCs हैं वो 50,000 से ऊपर चले गए या 600 से नीचे चले गए। प्लेटलेट्स जो हैं वो नीचे चले गए, हीमोग्लोबिन भी नीचे चला गया। जी। अच्छा। फिर इंटेंसिटी आपकी देखना है कि आपका वेट लॉस तो नहीं हुआ। अब उसमें आपके स्टेजेस देख रहे हैं। छोटे बच्चों में मैंने ज़्यादा देखा है कि 1 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं अगर कैंसर के साथ होते हैं तो हमने देखा है कि उनको बचाना बहुत आसान होता है। आसान होता उनकी है। ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छी हैं, कीमोथेरेपीज़ हैं और आप बचा सकते हो उनको। अच्छा। कुछ बच्चे जो 1 साल से ऊपर हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल है। अगर बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लिया
तो आप उसको बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते लेकिन हैं। थोड़ा सा डिले कर दिया तो आप इसको इजीली आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो ट्रीटमेंट करा ली, ठीक हो गए, तो क्या ये लौट के दोबारा आता है वापस? रिपीटेडली बिल्कुल होता है, रिलैप्स होता है कुछ सालों बाद। इसलिए आपको मैंने जब हमने न्यूट्रिशन की बात की, जेनेटिकली न्यूट्रिशन एक अलग चीज़ है और न्यूट्रिशन एक अलग चीज़ है। ठीक है। जब आप न्यूट्रिशन के पर जाते हैं, अच्छी न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छी ग़िज़ा लेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेंगे, वेजिटेबल्स का जोर ज़्यादा रखेंगे, एक्सरसाइजेज रखेंगे, ऑक्सीजनेशन लेंगे, और खुद ब खुद चीज़ें जो है ना आपकी बेहतर होंगी आपकी ज़िंदगी की। तो आपके कैंसर सेल्स उससे बचेंगे। कैंसर सेल नहीं, सिर्फ मैं तो कहता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर दूसरे डिजीजेज भी आपकी ग़िज़ा से ही सारे मुंसलिक हैं। जी इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं, मसला बताइएगा। मैं साबिरदार बात कर रहा हूँ। मेरे नवासा 7 साल का है, उसको कैंसर डायग्नोस हुआ है। आगाखान से उसका इलाज हो रहा है। अब डॉक्टरों ने मुझे कहा है इसका बोन मैरो करवाना पड़ेगा। जी बोन अच्छा। मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। भाई आपसे उन्होंने कहा डॉक्टर्स ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा? जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इसका बोन मैरो कराना जरूरी है। तमाम इलाज करके देख लिया है। अच्छा, तो चलिए हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। आप हमारा शो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब। बहुत अच्छी थेरेपी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने से कोई नुकसान नहीं है। बोन अच्छा। मैरो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं होता। एक जगह का बोन मैरो लेना है और दूसरी जगह जो है उसको शिफ्ट कर देना, दूसरे इंसान में हम डाल देते हैं बोन मैरो। जो हेल्दी बोन मैरो होता है वो हम जो दूसरे वाले जो ख़राब वाला बोन मैरो होता है उसमें डाल देते हैं। अच्छा। इट्स ए वेरी इजी प्रोसेस और उस पर ड्रिप की तरह ही जा रहा होता है, तो उसको करवाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप कहेंगे भाई को, साबिर भाई को, कि वो अपने नवासे का जो है वो करा लें बोन मैरो, बिल्कुल करा लें। बगैर डरे, क्योंकि मुझे लग रहा था उनकी बात से कि वो डरे हुए हैं। बिल्कुल करा लें। और अगर कुछ दफ़ा लोगों को बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है आगा खान, तो सबसे बेहतरीन जो है NICH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। उसमें पूरा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस। इंडस हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्जेस, नो चार्जेस। यानी आप अगर यहाँ पे नहीं तो वहाँ पे आप जाके ये चीज़ें करवा सकते हैं। और कैंसर वाले डॉक्टरों को सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि वो बहुत रहमदिल होते हैं। अच्छा। और मैंने देखा है कि ऐसी इंस्टीट्यूट में काम भी अच्छा हो रहा होता है और पेशेंट से सर्वाइव भी कर जाता है। बिल्कुल। तो साबिर भाई, अगर आप हमारा शो अभी तक देख रहे हैं, उम्मीद है देख ही रहे होंगे, तो आप प्लीज़ अपने नवासे का जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा दें। इसमें डरे ना घबराएं, अल्लाह का नाम लें और स्टार्ट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर है हमारे पास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं भाई आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मुझे कैंसर हो गया था बड़े हाथ का। अच्छा। तो कॉलन जो जिसको कहते हैं, जी। ऑपरेशन हो गया था। बाद में वो मैं रिकवरी हो गई। ऑपरेशन डॉक्टर के नाम पॉल ने किया था आगा खान में। तो मैं अभी रिकवरी हो गया, मुझे 6 महीने हो गया, मैंने सब क्लियर कर दिया था। 6 महीने से मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया, तो क्या टेस्ट कराना जरूरी है अभी? ठीक है भाई, अब आप हमारा शो देखें, डॉक्टर साहब बताते हैं। जी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ी आंत का कैंसर हुआ था और मैं ठीक हो गया हूँ आगा खान से। अब मुझे 6 महीने हो चुके हैं ठीक हुए, तो मुझे कराने चाहिए टेस्ट? बिल्कुल कराने चाहिए। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड, बहुत डॉपलर अल्ट्रासाउंड 3D वाले जो है बहुत रिपीटेडली कराना चाहिए। और प्लस साथ में आपको सिम्टम्स देखने चाहिए। अगर आपको जैसे बड़ी आंत का कैंसर हुआ होगा तो या तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हुआ होगा या ब्लड आना शुरू हुआ होगा। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, आपका वेट लॉस हो रहा है या बहुत ज़्यादा वेट जो है आपका गिरना शुरू हो जाए सडनली, या आप थके थके रह रहे हैं, स्ट्रेसफुल रह रहे हैं, कोई चीज़ हजम नहीं हो रही है, वॉमिटिंग बार बार फील हो रही है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वो रिलैप्स हो रहा है। अच्छा। तो उसको रिलैप्सेशंस को देखने के लिए आपको बहुत फ्रीक्वेंट जो है वो आपको अल्ट्रासाउंड 3D जो है 3D अल्ट्रासाउंड्स कराने बहुत ज़रूरी है। अच्छा। 2-3 साल बाद आप पहले MRI करा लें, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है बहुत फ्रीक्वेंट करवाएं। बिल्कुल, अभी के लिए उनको 3D अल्ट्रासाउंड्स कराने चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ अभी हमने कैंसर पे बात की और दीगर बीमारियां भी आजकल तो बहुत ज़्यादा माहौलियात की वजह से हो रही हैं, तो हमें एक ऐसा डाइट प्लान और ऐसा जो एक्सरसाइज वगैरह अपनी डेली रूटीन में शामिल करें जो हम दूसरी जो दीगर और मौरूसी बीमारियां, अजीबो गरीब बीमारियां सुनते हैं, उनसे बच सकें। तो ऐसा कोई डाइट प्लान और एक्सरसाइज वगैरह बताएं। देखिए, इतनी इम्पोर्टेंट, अच्छा शेफ नौरीन ने सारी चीज़ें इतनी खूबसूरती से बताई कि खाने में क्या लेना चाहिए। ग्रीन्स, अगर आप ग्रीन्स पे जाते हैं जो हम नहीं जाना चाहते, बिल्कुल बिल्कुल ही कतई नहीं जाना चाहते,
तो अगर हम ग्रीन्स पे चले जाएं, प्रिजर्वेटिव्स यूज ना करें, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश मसाले लेके फ्रेश मसालों को इस्तेमाल करें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो, ठीक है, जिस पे शेल्फ लाइफ होगी वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। जो फ्रेश होगा वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो फ्रेश वेजिटेबल्स लें, फ्रेश मसाले लें, फ्रेश गोश्त लें। अगर गोश्त खाने का शौक भी है तो फ्रेश उठाएं, बकरा लें, बकरा कटवा लें खुद से। अब वो कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, वो हमें नहीं पता होता। फिर रेगुलरली एक्सरसाइज, वॉक, जिम करें, वर्कआउट करें, स्ट्रेचिंग करें, और ऐसी चीजों करने से आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना बहुत जरूरी है। प्लस साथ में स्ट्रेसफुल कम रहें, पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करें, स्पेशली नीम गर्म पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, ठंडा पानी नहीं। थर्ड जो है, अच्छी ग़िज़ा के लिए, अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका और शेफ नौरीन आपका भी थैंक यू। इसी के साथ साथ जनाब शो का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। जब तक इन्हें अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली कहकर फैसल को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह, हाफ़िज़।